हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक आरएस मेंस की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पहले वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो मेंस हुआ था जुलाई 2024 में, उसके बाद से लेकर, उस मेंस के बाद से लेकर जो करंट इस बार जून 2025 में जो मेंस होगा, तब तक के टाइम पीरियड के बीच का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जहाँ से मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ वही टॉपिक्स अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीके का ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। और जैसा कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे उनको हम तीन बार पढ़ेंगे। पहले वीकली, देन मंथली, देन क्वार्टरली। तो अभी हमारी वीकली वाली सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जुलाई 2024 का वीक 4 का फोर्थ वीक, जो लास्ट वीक था, क्योंकि 20-21 जुलाई को तो आपका मेंस ही हुआ था। उसके बाद जितने भी 10 दिन का जो करंट अफेयर था वो हमने वहाँ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। या अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नहीं लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर सजेशन अपना बताएं, ताकि जो आगे के वीडियो हैं उनके अंदर इसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगस्त 2024 का, अगस्त 2024 का वीक फर्स्ट, ठीक है, पहला वीक है ये। उसके जितना भी इम्पोर्टेंट आरएस मेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर है वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर और 7 अगस्त तक, ठीक है। 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त तक का करंट अफेयर आज अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहली इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि लास्ट ईयर अगस्त के अंदर जो आपको पता होगा जुलाई के अंदर पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। तो उसी ओलंपिक जो चल रहे थे उसमें एक इंडियन निशानेबाज हैं जिन्होंने इसमें इस स्पर्धा के अंदर पार्टिसिपेट किया और कांस्य पदक प्राप्त किया, ठीक है। इनका नाम क्या है? स्वप्निल कुसाले। याद रखें, स्वप्निल कुसाले, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। कौन सी स्पर्धा के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो 50 मीटर एयर राइफल जो होती है उस वाली जो निशानेबाजी वाली जो स्पर्धा होती है, जो टूर्नामेंट था, उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 3rd पोजीशन प्राप्त करी, ठीक है। 3rd पोजीशन प्राप्त करी तो इनको कांस्य पदक मिला, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। आपको पता होगा जो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, यानी स्वर्ण पदक, ठीक है। जो सेकंड पोजीशन प्राप्त करता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है, यानी रजत पदक। और जो 3rd पोजीशन प्राप्त करता है वो उसे मिलता है आपका कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। और जो गोल्ड मेडल लेके आता है ना, उसी के देश का वहाँ पर क्या होता है, जब इनको मेडल अवार्ड हो रहे होते हैं उस समय उस पर जिस देश के प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है उसी देश के प्लेयर को वो राष्ट्रगान वहाँ पर बजाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का निशानेबाजी में जो मतलब 50 मीटर एयर राइफल में पुरुषों के अंदर निशानेबाजी में पदक लाने वाले ये तीसरे भारतीय हैं, ठीक है। इससे पहले भी भारत में 2 इसी स्पर्धा के अंदर पदक आए थे। कौन लेके आया था? एक तो वी कुमार लेके आए थे। कब? 2012 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था, ठीक है। 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। उसके अंदर भी रजत पदक लेके आए थे, यानी हमारी 2nd पोजीशन रही थी। सिल्वर मेडल था वी कुमार का। और उसी टूर्नामेंट के अंदर, उसी ओलंपिक के अंदर 2012 में ही कांस्य पदक लेके आए थे जी नारंग कौन है? गगन नारंग जी, ठीक है। गगन नारंग जी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे उसमें। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनु भाकर 2 मेडल लेके आई थी, ठीक है। कौन से में लेके आई थी? 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। और दोनों ही क्या थे? ब्रॉन्ज थे, ठीक है। दोनों ही क्या थे? ब्रॉन्ज थे, मनु भाकर, ठीक है। दोनों ही ब्रॉन्ज थे। लास्ट अभी तक जो मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये अगस्त का है। तो तब तक जिस दिन ये न्यूज़ आई थी तब तक सिर्फ इंडिया 2 ही मेडल लेके आई थी। और वो दोनों कौन लेके आया था? एक तो मनु भाकर लेके आई थी, क्या? कांस्य पदक लाई थी। एक तो सिंगल में लाई थी और एक मिक्स स्पर्धा के अंदर लेके आई थी, एक मिक्स में लेके आई थी, ठीक है। मिक्स में इनके साथ कौन था? सरबजोत, ठीक है। तो एक मेडल इनको भी मिला। तो इस तरीके से अभी तक क्या हुआ? 3 भारतीयों को मेडल मिल गए। किस किस को? मनु भाकर को, और स्वप्निल कुसाले को, और
सरबजोत को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे मनु भाकर ने 2 मेडल जीते तो मनु भाकर का नाम फाइनल कर दिया गया था कि भाई जो ये पेरिस ओलंपिक ख़त्म होगा तो जो समापन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक जो होंगी वो मनु भाकर होंगी। ठीक है, मनु भाकर को ध्वजवाहक गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था कि भाई ये ध्वजवाहक होंगी। अब आपको पता है हमेशा ध्वजवाहक एक पुरुष और एक महिला होते हैं, तो इनके साथ एक पुरुष भी होंगे जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। चलो एक बार अभी यहीं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो इनका समापन समारोह होगा ना पेरिस ओलंपिक का, उसमें ध्वजवाहक कौन कौन होंगे? ध्वजवाहक ध्वजवाहक कौन होंगे? ठीक है, तो मेल के अंदर तो होंगे PR श्रीजेश। ठीक है, और फीमेल में थी मनु भाकर। मनु भाकर। ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। भारत की हॉकी की टीम के गोलकीपर थे ये उस समय, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, और मनु भाकर शूटिंग। ठीक है, शूटिंग निशानेबाजी से। अब लास्ट वीडियो में जैसा अपन ने एक डिस्कस किया तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो उद्घाटन समारोह था ना, उद्घाटन समारोह, उसमें ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो 2 थे। कौन? एक तो मेल के अंदर और एक फीमेल में। तो मेल में तो थे PV सिंधु जी। ठीक है, और इनका खेल कौन है? बैडमिंटन। खेल क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, ओ सॉरी, ये फीमेल में थी, मेल में नहीं, फीमेल में। और मेल के अंदर थे, मेल में थे अचत, शरद, कमल। इनका खेल क्या था? TT, टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये ध्वजवाहक का जो है इनका याद रखना, क्योंकि इन चारों में से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन चारों के आपको अवार्ड्स वगैरह अगर मिले हैं, जैसे मनु भाकर जी को बाद में खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो जो भी अवार्ड मिले इन चारों को ज़रूर पढ़ के जाना। अचत श्री शरद कमल ने भी रिसेंटली क्या है, संन्यास ले लिया है शायद, जितना मुझे याद है। अभी 4-5 दिन पहले शायद मैंने पढ़ा था कहीं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको याद रखना कि भाई इन सब का आपको जो भी अवार्ड वगैरह या इनके जितने भी जो ओलंपिक में लास्ट ईयर हुआ है वो सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको थोड़ा बताया है इनका स्टेटस कि भाई क्या क्या इनने किया था, तो वो मैंने बता भी दिया आपको। ठीक है, समापन होगा कब? 11 अगस्त 2024 को। ठीक है, अभी अपन वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका राजस्थान के अंदर हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी। ठीक है, कब ली? 31 जुलाई 2024 को। इम्पोर्टेंट बात है ये, आपको पता होगा अगर आपने इस बार RS प्रीलिम्स दिया है तो ये डेट पूछी गई थी कि हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, 45वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उन्होंने शपथ कितनी तारीख को ली थी? मतलब RPSC किसी भी लेवल पे पूछ सकता है, तारीख तक पूछी गई है। तो ऐसे ही इनको मत छोड़ना, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा फैक्ट को याद रखना, तो ये आपको मेंस में राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राजस्थान कोई भी स्टेट का अगर कोई राज्यपाल नियुक्त होता है, वो शपथ लेता है, तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो शपथ दिलाता है, या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई जज। ठीक है, वो शपथ दिलवाते हैं किसको? राज्यपाल को। इसी प्रकार जब कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलाता है, यानी एक दूसरे को ये शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल को शपथ नहीं दिलवाता है, ये याद रखना आप। ठीक है, राज्यपाल किस किस को शपथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस को भी दिलवाता है और मुख्यमंत्री को भी दिलवाता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को खुद को शपथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस दिलवाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि भाई 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के तौर पर हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने
शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो शपथ दिलाते समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भजनलाल शर्मा जी, सब जानते ही हैं। नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ उपस्थित थे, कौन थे? टीकाराम जी जूली। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो वासुदेव देवनानी। और जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो ये थोड़ा फैक्ट है, आप याद रखना। इसके बाद थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स हैं ये राज्यपाल का रिगार्डिंग, मुख्य न्यायाधीश के रिगार्डिंग, और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो राज्यपाल के रिगार्डिंग ये एक्ट कुछ अनुच्छेद हैं, आप देख लेना, इनको लिख लेना अपने आप से, आप पता ही होगा, पढ़ तो रहे हैं ये। ठीक है, तो मेन क्या है कि राज्यपाल क्या होता है? एक तरीके का स्टेट का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है तो राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। काम क्या क्या है? कार्यकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, विधायी कार्य भी है, वित्तीय कार्य भी है, न्यायिक शक्तियाँ हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, वो अपन जब आप राज्यपाल पढ़ ही रहे होंगे तो आपको पता है ये क्या क्या है, ये तो सिर्फ रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश है, उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से? 217 और 219। इनका जो रोल क्या है वो है, जो राज्य की न्यायपालिका उसका प्रमुख होता है। राज्य की न्यायपालिका में कौन कौन कंसिडर होता है? हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय भी। ठीक है, लोअर कोर्ट के अंदर जैसे डीजे, एसीजेएम, एजेएम, एडीजे, ये सब होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस। और हाई कोर्ट के जस्टिस के कितने तरीके से नियुक्त होते हैं? 2 तरीके से नियुक्त होते हैं। एक तो नियुक्ति होती है जो RHJS से, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस से। ठीक है, डीजे कैडर के जो लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा होता है एडवोकेट कोटा। एडवोकेट कोटा, एडवोकेट, वकील कोटा लिख लो आप, हिंदी मीडियम है ना, वकील कोटा। ठीक है, तो जो वकील होते हैं वो भी डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक्चुअल में नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति, हाँ नहीं, नियुक्ति तो वैसे राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम क्या है? चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कॉलेजियम बोलते हैं। और वो बहुमत से निर्णय लेकर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति या उसका ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये रहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। अच्छा, इसको हटाना हो तो मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाएगा? तो वो संसद के पास जो हटाने की प्रोसीजर है, जो अभी आप सुन रहे होंगे, जो वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के पास उनके घर से पैसे, जले हुए पैसे मिले हैं, वो जो एक इशू चल रहा है, उसमें जो हटाने का या जो प्रोसीजर है वो आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, तो उसमें सब आया। बाकी जैसे ही अपन ये मार्च अप्रैल वाला जो वीकली सीरीज़ में करेंगे ना, तो वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सीरीज़ देखते रहो, इस सीरीज़ के अंदर वो टॉपिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 164। मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री सरकार और सीएम क्या है? गवर्नमेंट और राज्यपाल के बीच की दूरी होता है। ठीक है, राज्यपाल के बीच की दूरी होता है, ये अपन पढ़ते ही ना। सेंटर के अंदर कौन होता है? पीएम होता है। सरकार और राष्ट्रपति के बीच की दूरी। ठीक है, काम क्या होता है? ये विधानसभा के अंदर जो बहुमत वाला दल होता है उसका नेता होता है, वही मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। मंत्री कौन नियुक्त करता है? करता राज्यपाल है, लेकिन किसकी सिफारिश से? मुख्यमंत्री की सिफारिश से। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, मंत्रिपरिषद संविधान में व्याख्यित है, मंत्रिमंडल नहीं है। मंत्रिमंडल एक संविधान संशोधन के अंदर एक बार वो वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन मंत्रिपरिषद मेंशन है। और संविधान में उप मुख्यमंत्री के नाम का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, वो मंत्री ही होते हैं, उनका नामकरण उप मुख्यमंत्री किया होता है, लेकिन मुख्यमंत्री संविधान में मेंशन है 164 में। ठीक है, ये जो 164 वाला है ना आर्टिकल, इसमें काम क्या होता है? गवर्नमेंट का एक तो उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, सरकार का नेतृत्व करना, नीतियों का निर्धारण करना और राज्यपाल को सलाह देना। और राज्यपाल जब भी कोई राय पूछता है तो वो राय भी मुख्यमंत्री देता है। जो भी प्रशासन से संबंधित या सरकार के कार्य होते हैं उनकी टाइम टू टाइम वो राज्यपाल को अपना बताते हैं कि भाई ये काम हमने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? ये पीठासीन अधिकारी होता है। किसका? विधानसभा का। कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 178।
ठीक है। मेन काम क्या है इसका, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, गणपूर्ति यानी कोरम को सुनिश्चित करना। और कोरम क्या होता है कि भी मिनिमम इतने मेंबर किसी भी मीटिंग में बैठेंगे तभी वो मीटिंग आगे चलेगी, अदरवाइज इतनी संख्या में मेंबर नहीं बैठे तो वो मीटिंग नहीं होगी या वो सदन नहीं चलेगा। और कितना है कोरम राजस्थान विधानसभा के लिए, सदस्यों की संख्या का, निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10%। तो राजस्थान में 20 हो गया, 200 का 10% 20, ठीक है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पावर है, इसको क्या, दल बदल कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर ये निर्णय लेता है। दल बदल कानून कौन सा, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ताकि किसी भी पार्टी के जो विधायक हैं वो एक दूसरे के दल के अंदर अगर 2/3 जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाई सरकार हमारी बनी नहीं तो दूसरी पार्टी के अंदर मिल गए, अपनी पार्टी को छोड़ के लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से उन्हें भेजा था और वो वहाँ जाके सदन में जाके अपनी पार्टी चेंज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन पर क्या वो विधायक रहेंगे या नहीं रहे, सदन के सदस्य रहेंगे या नहीं, वो उसका जो हटाने या उस पर निर्णय लेने का जो इसको न्यायिक अधिकार है, किसको, न्यायिक अधिकार है किसको, विधानसभा अध्यक्ष को। और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है पहले तो ये था कि भाई इनने जो पीठासीन अधिकारी ने जो दल बदल कानून के तहत जो भी निर्णय लिया है उसको वो उसकी क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके बाद से इसको किया जा सकता है, इसको रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा भी, ठीक है, आज हायर जुडिशरी के द्वारा भी। इसका चुनाव कैसे होता है, सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी का होता है, जो सदन में उपस्थित निर्वाचित और सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा का अध्यक्ष, इसका निर्वाचन होता है, उससे पहले क्या होता है, सदन के सभी सदस्यों को सदस्यता दिलवाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर होता है। सदस्यता की शपथ दिलवाने के लिए कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति क्या होती है, इनको शपथ कौन दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर की, राज्यपाल खुद दिलवाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मेन स्पीकर का चयन होता है, जैसे ही मेन स्पीकर का चयन होता है, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट अपने आप खाली हो जाती है, ये पोस्ट अपने आप खाली हो जाती है, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ख़त्म हो जाती है। तो ये जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तभी तक प्रोटेम स्पीकर सिर्फ क्या करता है, एक तो अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है कि कितनी तारीख को वो मीटिंग होगी वो डिसाइड करता है, प्लस सदस्यों को शपथ दिलवाता है, क्योंकि बिना शपथ के कोई सदस्य सदन की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको कान खोल के सुन लेना और अच्छे से लिख लेना कि भाई बिना शपथ लिए कोई भी किसी भी विधायिक सदन का, भले विधानसभा हो चाहे संसद हो, शपथ लिए बिना वो उसकी बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता, अन्यथा वो क्या होता है, सदन के विशेषाधिकारों का हनन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और विधानसभा या विधान परिषद के अंदर राज्यपाल मनोनीत करते हैं कुछ लोगों को, तो मनोनीत होते हैं। या फिर कोई बाई इलेक्शन से चुन के आता है तो सबसे पहले एंटर होते हैं, सबसे पहले उसका काम सदन में यही करवाया जाता है कि उसको शपथ दिलवाई जाए, तभी वो आगे की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पहले नहीं कर सकता, उसको शपथ लेनी बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई, इसी 7 अगस्त को क्या हुआ कि राजस्थान में एक वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम था मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान, ये हरियालो नहीं है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये हरियालो तो हिंदी में है, ये जो वर्ड है ना ये राजस्थानी का वर्ड है और इसको बोला जाता है अड़ो लो, ठीक है, हरियाणो, ठीक है, तो हरियाणा राजस्थान या हरियालो हिंदी में लिखेंगे तो हरियालो राजस्थान, ठीक है। क्या है, ये राजस्थान सरकार की एक वृक्षारोपण की पहल है। पहल का नाम क्या है, ये फैक्ट्स आप पढ़ लेना, ठीक है, हरियाणा राजस्थान। इसको इनिशिएट कब किया गया, या मतलब इसको शुरू कब किया गया, तो हरियाली तीज पर शुरू किया गया। राजस्थान में तीज और गौर का त्यौहार आपको पता है, गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीज भी तीन तरीके की राजस्थान में मनाई जाती है, छोटी, बड़ी, और हरियाली तीज, कजली तीज, है ना, सातुली तीज, ये बहुत सारी तीज हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं, तीज तो 3 ही है, ठीक है। तो सावन के भादो और उस जो महीने होते हैं उनकी शुक्ल और कार्तिक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जो तृतीया होती है उसको ये तीज के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है।
तो वही टाइम पीरियड देखो, सावन का होगा तो उस समय बारिश का मौसम होगा, और उसी टाइम पे तीज का त्यौहार इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या करो उसी टाइम पे गवर्नमेंट कोई अगर इस तरीके की स्कीम लेके आती है जिसमें वृक्षारोपण करना है, तो पौधे जो लगेंगे, मान लो 100 पौधे लगाए हैं, उनमें पानी नहीं भी दोगे तो भी 50 पौधे, क्योंकि बारिशें होती रहती हैं उस समय, 50 पौधों के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये अभियान जो है वो कहाँ से और कब और किसने शुरू किया। ठीक है। तो बेसिकली इस अभियान का जो बड़ा जो बैकग्राउंड है ना, वो है जो नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। यानी आप अपनी माता जी के नाम पर एक पेड़ लगाएं, उसकी सार संभाल करें, ताकि इमोशनली आप उससे अटैच हों, और वो पर्टिकुलर एक पेड़ जो है वो वास्तव में वो पौधा एक पेड़ बने। ठीक है। वो सर्वाइव करे। ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये शुरू किया गया था मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। कहाँ शुरू किया गया? तो ये 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। और कहाँ पे? एसडीआरएफ कैंपस। पहला पौधा मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया यहाँ पौधा लगा के, एसडीआरएफ कैंपस, गाड़ोता दुद्दू जिला। उस समय दुद्दू जिला था, अब कौन सा जिला है वो? जयपुर, क्योंकि जिले रीऑर्गेनाइज हो गए हैं ना वापस उसके बाद। ठीक है। क्या क्या है इस अभियान के अंदर क्या होगा, तो वो एक बार आप देख लेते हैं। आइए, क्या होगा इसमें से 7 करोड़, लक्ष्य क्या था? 7 करोड़ पौधे लगाना। ठीक है। हर परिवार द्वारा अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया जाएगा। हर जिले में एक मातृ वन स्थापित किया जाएगा। मातृ वन क्या है? एक वन बनाया जिसके वो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन होगा, और उसको मातृ वन नाम दिया गया है। ठीक है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो बना हुआ था लवकुश वाटिका। ठीक है। लवकुश वाटिका के नाम से था। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़े बड़े पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको मातृ वन कहा गया है। ठीक है। अच्छा, नोडल विभाग कौन सा है इसका? वन विभाग है राजस्थान सरकार का। राज्य, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टेट लेवल से लेकर ग्राम पंचायत तक सब जगह ये इम्प्लीमेंट होगा। मतलब एकदम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम हर जगह ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और सब पौधे, सब विभाग और सब लोग मिलकर इसमें पौधे लगा रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, एक रिकॉर्ड भी बनाया गया था कि एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। ठीक है। आज की तारीख, आज मैं जब 8 अप्रैल को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इनके डैशबोर्ड पे इनका स्टेटस क्या है कि पूरे राजस्थान में 3.1 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। टारगेट कितना था हमारा? 7 करोड़। ठीक है। और भीलवाड़ा, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये देख लेना, भीलवाड़ा जिला व्यक्तिगत और ब्लॉक दोनों स्तर पर वृक्षारोपण में सबसे आगे। तो कौन सा जिला व्यक्तिगत और ब्लॉक दोनों स्तर पर वृक्षारोपण में आ गया? तो भीलवाड़ा जिला। एक बार भीलवाड़ा जिले को अपन देख लेते हैं, रुको। ये आपका भीलवाड़ा जिला यहाँ होगा, बलोत्रा, ये रहा भीलवाड़ा जिला। ठीक है। ये भीलवाड़ा जिला क्या है आपका? वृक्षारोपण में व्यक्तिगत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर दोनों जगह ये व्यक्तिगत और ब्लॉक दोनों लेवल पर ये क्या है? ये ब्लॉक, सॉरी, भीलवाड़ा जिला सर्वोपरि है, जो आगे है। ठीक है। मतलब ये सबसे आगे है। नेक्स्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या होगा? किसी के भी गरीब परिवार, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, कोई भी परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। पहले इस स्कीम को, अगर आप पहले से मेंस देते आ रहे हैं, अगर आप रिपीटर्स हैं, तो आपको पता होगा, एक स्कीम पहले चलती थी जिसका नाम था राजश्री योजना। ठीक है। राजश्री योजना। राजश्री योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या होगा, इसके एक बार आप पूरा सुन लो, बाद में अपन इसको लिखेंगे कि लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या है कि जन्म जैसे ही घर में आपके बेटी पैदा होती है, जन्म से लेकर वो 21 साल की होगी तब तक आपको इंस्टॉलमेंट्स में 7 किस्तों के अंदर आपको क्या करेंगे, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार क्या दे रही है आपको? 1 लाख रुपए दे रही है। कितना? 1 लाख रुपए। जो ये वो 7 इंस्टॉलमेंट हैं जिन जिन में आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोग, जो राजस्थान के अंदर वैसे भी लिंगानुपात कम है, तो अगर बेटियां पैदा होती हैं तो उनको जो
उनको मतलब पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं या आर्थिक स्थितियों की वजह से बेटियों का नहीं सार संभाल कर पाते हैं, तो वो उनकी सार संभाल होगी, उनको पैसा मिलेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका जो एम है इस स्कीम का वो क्या है कि एक तो कन्या भ्रूण हत्या रोको। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या कैसे रुकेगी कि अगर मान लो बेटी पैदा हुई तो वो जैसे ही वो बेटी पैदा हुई तो लोग बाग क्या करते थे, पहले उनको मार देते थे। ठीक है, तो अब आपको मारने की ऐसी कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। ठीक है, बच्ची बचेगी तो क्या होगा, स्टेट के अंदर लिंगानुपात बढ़ेगा तो बाल लिंगानुपात में सुधार होगा। अच्छा, इस स्कीम में पैसा कब मिलेगा, जब आप हॉस्पिटल के अंदर आपकी डिलीवरी हो रही है, अगर आपके घर पे डिलीवरी होगी वो दाई वाला और वो पुराना अनहाइजीनिक तरीके से अगर कुछ भी होता है तो उसके अंदर आपको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको कभी तभी मिल सकता है जब आपके संस्थागत प्रसव हो। संस्थागत प्रसव में क्या होगा, किसी तरीके का मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है या कोई जटिलता, चिकित्सीय जटिलता आती है तो तुरंत उसका उपचार प्रदान किया जा सकेगा। हॉस्पिटल भी कौन सा होना चाहिए, या तो आपकी जो डिलीवरी है वो राजकीय चिकित्सालय में हो या फिर जननी सुरक्षा योजना में जो स्वीकृत चिकित्सा संस्थान है ना, वहीं पर अगर आपकी डिलीवरी होती है तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या राजस्थान में हर डिलीवरी जो इन हॉस्पिटल में होती है उनको मिलेगा? नहीं, राजस्थान में उन्हीं को मिलेगा जिनकी माता का मूल निवास क्या होगा, राजस्थान का होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर डिलीवरी के पैसा नहीं मिलेगा। जो राजस्थान मूल की माता हैं, जो जिनका मूल निवास स्थान राजस्थान है, उनको अगर डिलीवरी होती है और बेटी होती है और हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो जन्म से लेकर 1 लाख रुपए 21 साल की वो बच्ची होगी तब तक वो मिलेंगे। ठीक है, तो तीसरा इसमें क्या होगा, हमारी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। और जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको बच्ची वो बड़ी होगी, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग टीकाकरण वगैरह जैसे सब मिले, टीकाकरण वगैरह पूर्ण होंगे ना, उन पे पैसे मिलते हैं। देखो मैं एक बार आपको पहले ये बता देता हूँ कि पैसे कैसे कैसे मिलेंगे, फिर आप वो एम पे जाओगे तो आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले ये स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 7 चरणों के अंदर आपको पैसे मिलेंगे बच्ची के पैदा होने पर। जैसे ही बच्ची पैदा होती है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है और पहला टीका लगता है, उस पर 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, फिर 1 साल का पूर्ण होने पर 1 साल वाला जैसे ही टीका लगेगा, टीकाकरण होगा तो बेटी की हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, रोग जो वायरल डिजीज़ वगैरह हैं वो उनसे बचाव होगा, उनमें इम्यूनिटी बनेगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगी उस टीके से। ठीक है, तो उस समय 2500 रुपये मिलेंगे। फिर वो जैसे ही फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो उसके 4,000 रुपये मिलेंगे। अब वो फर्स्ट क्लास का एडमिशन पहले तो क्या था, सिर्फ राजकीय विद्यालय में ही एडमिशन पे था। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त किसी निजी विद्यालय में एडमिशन लेती हैं तो भी उनको 4,000 रुपये मिलेंगे। सिमिलरली वो क्लास 6 में लेंगी, उसी प्रकार के स्कूल गवर्नमेंट या एफिलेटेड जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं वहाँ एडमिशन लेंगी तो उनको 5,000 मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 10 में प्रवेश लेंगी तो राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 11,000 रुपये मिलेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही वो 12th में एडमिशन लेंगी, 12th में यानी 12वीं करवा देगी तो 25,000 रुपये की उन्हें क्या मिलेगी, 25,000 रुपये के जो छठी किस्त है वो मिलेगी, छठा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। फाइनली क्या होगा, जैसे ही वो 21 साल की एज पूरी होगी, या तो वो 21 साल की एज पूरी कर ले, ठीक है, या उसने अगर आगे नहीं पढ़ी है, सॉरी नहीं पढ़ा है तब तो 21 साल की एज पूरी करे, या किसी मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान या राजकीय शिक्षण संस्थान से स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर ले। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, बीटेक, एमबीबीएस, ये सब ग्रेजुएशन के कोर्स हैं। तो ग्रेजुएशन स्नातक कोर्स कंप्लीट करने पर उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, है ना। इनको काउंट कर लेना, भले ये टोटल 1 लाख रुपये होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे अब आते हैं अपन इन पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव बढ़ेगा, पहला हमने देख लिया था कि भाई कन्या भ्रूण हत्या को रुकेगी, बाल लिंगानुपात सुधार होगा, संस्थागत प्रसव बढ़ेगा। ठीक है, और बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण में स्तर में सुधार होगा। क्यों, कैसे होगा, कोई टीके वगैरह लगवाएंगे तो स्वास्थ्य और उनमें सुधार होगा, वो जीवित रहने की उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका शिशु एवं बाल मृत्यु दर, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि डिलीवरी आपकी कहाँ हो रही है, हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है तो क्या है, किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन अगर आएगा डिलीवरी के 10-15 दिन में, या जब भी वो एडमिट तो है ही वहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे को भी, जो शिशु है उसे भी, जो बालिका है उसको भी हेल्थ बेनिफिट है, और जो माँ है, ठीक है, तो MMR जो जिसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वो भी कम होगी। क्यों, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है तो उनको नेचुरली
मतलब जो मरने सॉरी उनको किसी प्रकार का अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो तुरंत इलाज मिल जाएगा, तो उनके डेथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा? क्योंकि वो आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप स्कूल्स में एडमिशन लोगे, आप कॉलेज के अंदर ग्रेजुएट होगे। अब ग्रेजुएट अगर कोई महिला होती है तो उसके आगे वो जो नेक्स्ट जनरेशन जिस भी आगे अपने बच्चों को एक अलग अच्छे लेवल की एजुकेशन और अच्छे लेवल की समझ प्रदान कर पाती है। अगर आपको पता हो तो अभी इस टॉपिक से हटके मैं एक बात बताऊं आपको। अभी क्या हुआ है, 2-4 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई एजुकेशन का महिलाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया है कि अगर माँ एजुकेटेड है या वर्किंग है, ठीक है, तो उसके बच्चों की जो जो मानसिक विकास है या कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, है ना, वो अच्छा होता है। वो बच्चे किसी भी समस्या को या किसी भी चैलेंज को टैकल करने में कंपैरेटिवली जो एजुकेटेड नहीं है और जो वर्किंग में नहीं है, ठीक है, उसके कंपेयर में वो बच्चे किसी भी टास्क को या किसी भी चैलेंज को डील करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया। तो अब क्या होगा, ये बच्ची पढ़ेगी, ग्रेजुएशन करेगी, तो अब नेचुरल सी बात है ग्रेजुएशन करेगी तो वो आगे भी पढ़ने की इंटरेस्टेड होगी। तो ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट ने खर्चा दे दिया और अच्छे नंबर लेके आएगी तो स्कीम्स और भी इतनी अच्छी हैं कि भाई 50,000 रुपये तो यही मिल रहे हैं, बाकी आपको स्कूटी वगैरह लैपटॉप वगैरह गवर्नमेंट देती रहती हैं। तो आप अच्छा स्कोर करके बढ़िया सोसाइटी के अंदर एक महिलाओं के सशक्तिकरण के अंदर एक अच्छी स्कीम है ये। ठीक है। तो ये स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा? 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे? जिन बच्चियों का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है ना, उन्हीं को मिलेगा। और नोडल विभाग कौन सा है? ये है। अब ये कंटेंट है इस स्लाइड के, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और रट के जाना, इसमें आपको बहुत अच्छा मतलब पेपर मिल सकता है। ये स्कीम ही पूछ ले, नहीं तो महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार के प्रयासों के अंदर आपको कहीं भी लिखना हो, निबंध में लिखना हो, तो इस स्कीम को आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति हैं भारत की, है ना, उनको वो अभी उसी महीने मतलब अगस्त 2024 के अंदर फिजी की उन्होंने यात्रा की और वहाँ पे उनको उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा है? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है। उस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है। किसने सम्मानित किया? वहाँ के राष्ट्रपति ने। कौन थे राष्ट्रपति? रातू विलियम काटोनिवेरे। रातू विलियम काटोनिवेरे। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? प्रधानमंत्री हैं सिटीवेनी राबुका। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति जो किसी भी देश की यात्रा करती है तो वो देश का, अपने देश का, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वहाँ पर उनको उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है बताओ? भारत रत्न। ठीक है। एक बार अपन मैप में ये फिजी देख लेते हैं, लोकेशन, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है। इससे इस तरफ चलेंगे ना, दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर में आपको फिजी मिलेगा। ये सोलोमन आइलैंड, इसके पास ये रहा फिजी। ठीक है। फिजी, सुआ इस देश की कैपिटल है। ठीक है। सुआ क्या है? इस देश की कैपिटल है। और ये जो आपको दिख रहा है सोलोमन आइलैंड, ये सोलोमन आइलैंड चर्चा में रहता है चीन की वजह से। तो अगर आप आईआर वाला पोर्शन पेपर 3 का है, उसके अंदर चीन के साथ जो सामरिक प्रभाव वगैरह जो आप पढ़ते हैं, तो इसको, उसके रिगार्डिंग आप इसको पढ़ें। चीन यहाँ है और हम यहाँ हैं। देखो, इस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो होगा क्या, ये बीच का एक वानुअटू जो एक आइलैंड है, एक ये भी है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, हम यहाँ हैं और चीन यहाँ है, तो एक तरीके की ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि आप एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें। कल को चीन यहाँ इस क्षेत्र के अंदर अपना अधिकार जमाए या यहाँ के व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो हमारे इस देश के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो कल को हमें यहाँ आना पड़े तो ये हमें रोके नहीं और अपने क्षेत्र को अंदर व्यापार वगैरह, हमारे जहाज़ वगैरह खड़े होने के लिए अपना पोर्ट प्रोवाइड कराते रहें। इसीलिए हम इसके साथ संबंध अच्छे बनाते हैं। दूसरा क्या है, देखो, ये इस देश के अंदर है ना, ज़्यादातर जो है हिंदू धर्म के लोग रहते हैं या भारतीय ही रहते हैं। कैसे रहते हैं कि जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिशों ने भारत से लोगों को यहाँ जाके डिपोर्ट किया और उनसे मजदूरी करवाई। आज वो लोग 200 साल पहले मजदूर बन के गए थे, आज वो लोग यहाँ पर शासक और अच्छे उच्च वर्ग के अंदर काउंट होते हैं।
ठीक है। और वो वहीं, ये एक पूरा एकदम निर्जन आइलैंड था, वहाँ ले जाके इन्होंने बसाया और वहाँ खेती वेती कराई, जो दास्ता वाला अपन पढ़ते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। आज यहाँ पर इसी कारण क्या है कि भारत का इस देश के साथ अच्छा खासा वो रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है भाई, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ये आरक्षण से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि भाई SC/ST का जो SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, उस रिजर्वेशन के अंदर क्या है कि कुछ लोगों को तो बेनिफिट हुआ है इकोनॉमिकली, सोशली वगैरह, ठीक है, लेकिन आज भी क्या है, बहुत बड़ा वर्ग जो है उसमें जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करी है कि भाई वो क्या कर सकती है, राज्य सरकार उसमें उपवर्गीकरण कर सकती है, ठीक है। 6-1 से, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी 7 न्यायाधीशों की, उसने ये निर्णय दिया, और 6:1, यानी 6 नहीं थे इस पक्ष में, और एक जो जज थे उन्होंने इसके विपक्ष में, या अपना अब इस विपक्ष नहीं कहेंगे, इस मत से इतर जाके अपना मत प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि राज्य सरकारों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण के उद्देश्य से SC और ST को सूचियों के भीतर उप श्रेणियों बनाने का अधिकार है। पहले ये था, 2004 का एक फैसला था, उसमें था कि इनको अधिकार ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अधिकार है और इसका सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपका OBC के लिए सब कैटेगराइजेशन है ना, क्रीमी लेयर, उसी तरीके का कोई प्रोसीजर ला के आप ये इसमें कर सकते हो। लेकिन इसको करने का भी एक तर्क होगा आपके पास, आपको पहले तर्क डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई SC और ST के भीतर भी असमानताएं मौजूद है। अगर आप खुद नोटिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि भाई SC/ST समुदाय के कुछ लोग तो बहुत मतलब अच्छी पोस्ट पे और अच्छी जगह चले गए, या एक जनरल सा परसेप्शन है जो सोसाइटी के अंदर है कि भाई एक बार जिनको रिजर्वेशन मिल गया और जिन्होंने ग्रो कर लिया, उनको वॉलेंटरीली उस रिजर्वेशन को क्या करना देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसी रिजर्वेशन की बाकी उसी वर्ग के बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट कंपैरेटिवली मिले। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, सपोज करो कि 100 सीट हैं कहीं, कोई एग्ज़ाम में, कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जहाँ 100 सीट है, ठीक है, और 100 ही जनसंख्या है, ठीक है। इस 100 सीट में मान लो 15% रिजर्वेशन SC/ST को है, ठीक है, तो कितनी सीट हो गई, 15 सीट, यानी 15 सीट पर SC और ST के लोग रिक्रूट होंगे। अब क्या है, 15 सीट तो यहाँ है, और इसी तरीके का एक और कोई रिक्रूटमेंट है जिसमें 100 है, वहाँ भी 15 सीट है। अब कोई एक पर्टिकुलर SC/ST से बिलोंग एक फैमिली है A, उसका कोई मेंबर यहाँ लग गया, ठीक है, रिक्रूट हो गया, और वो उसने अपनी फैमिली का इकोनॉमिकली, सोशली और अच्छा एजुकेशनली अपग्रेडेशन कर दिया, ठीक है। इस फैमिली के बगल में ही एक और फैमिली रहती है, वो भी SC/ST से बिलोंग करती है B, वो यहाँ नहीं प्लेस्ड हो पाए, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आपने देखा होगा, आसपास में भी देखा होगा कि भाई ये तो क्या करेगा, ये परिवार ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इनके एक फैमिली मेम्बर को तो रिजर्वेशन मिल गया और उनने ले लिया, और ये फैमिली अच्छा ग्रो कर गई, लेकिन ये यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाई, ये अभी भी उसी स्टेट के अंदर है जो जब दोनों एक समान पे थे। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आया, यहाँ पर भी A रिक्रूट हो गया उसी रिजर्वेशन से, ठीक है, ये अभी भी बचा पड़ा है, ठीक है। तो नेचुरली धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, A तो ग्रो करता जाएगा और B वहीं रहता जाएगा सॉरी। उसके बाद क्या होगा कि A जो है वो B के कंपेयर में अपग्रेड हो जाएगा और ये पिछड़ जाएगा, ठीक है, और ये असमानता वापस पैदा हो जाएगी। यानी क्या हुआ कि वर्ग के अंदर वर्ग भिन्नता आ जाएगी। किस प्रकार की वर्ग भिन्नता, उनमें सामाजिक नहीं आएगी, सामाजिक वर्ग भिन्नता नहीं, क्योंकि समाज तो दोनों अभी भी उसी पे हैं। जो ग्रोथ उन्होंने करी है ना, उस ग्रोथ में भिन्नता आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी, तो एजुकेशन वगैरह उन सब में चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, ये ग्रो करेगा, इनके पास पैसा होगा, ये अच्छी कोचिंग करेंगे तो ये IIT वगैरह में सेलेक्ट होंगे, और ये इतनी अच्छी नहीं कोचिंग कर पाएंगे तो ये क्या, लोअर कॉलेजेस जो दूसरे अदर देन IITs होते हैं उनमें इनको एडमिशन होगा। ये अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो अच्छी आगे हायर पोजीशन पे जाएंगे, और वापस किसी कहीं रिजर्वेशन का अगर फ़ायदा मिलेगा तो फिर अच्छे से जाएंगे। ये अभी भी पिछड़े जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए ही
सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सकता है, किसमें, जो SC ST का रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है ना संविधान में, उस संविधान के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं वो उपवर्गीकरण कर पाएँ। ठीक है। और क्या है, पिछला जो निर्णय था ना 2004 वाला, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, क्योंकि उस निर्णय में ऐसा था कि भाई संशोधित नहीं कर सकते। और ये करना किस लिए था कि एक्चुअल जो समानता है, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए लाया गया था कि समाज में समानता बनी रहे, असमानता को ख़त्म करने के लिए। तो वास्तविक समानता के लिए ये सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है। आप इसके लिए उन्होंने एक चीज़ बताई है कि आप इसके लिए क्रीमी वाला कॉन्सेप्ट भी ला सकते हो जो OBC के अंदर, लेकिन बाकी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पीठ के जो 4 जो मेंबर थे ना, उन्होंने इसके पक्ष में बोला है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि वो क्रीमी ले आए या कोई और तरीका ले आए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी वो आर्थिक EWS वाला जो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना संविधान के अंदर। तो पहले क्या था, सिर्फ सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड थे उन्हीं को रिजर्वेशन था। इकोनॉमिकली वाला जो कॉन्सेप्ट है EWS वाला, वो तो 2019 में आया है ना। और ये जो आरक्षण का ये जो आधार है, इसको किसका माना गया है, संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4), इसके अंदर जो उसकी व्याख्या करते हुए ये निर्णय दिया गया है। तो एक्चुअल उद्देश्य क्या है कि इच्छित लाभार्थियों के बीच आरक्षण लाभों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक अन्यायों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करना। तो ये सब आज की स्लाइड है, इन सब को आप अच्छे से देख लेना एक बार और। सॉरी, एक स्लाइड और बच गई है। ठीक है, बांग्लादेश वाली ना, स्लाइड तो और भी हैं भाई। हाँ, तो बांग्लादेश वाला क्या है मैटर, आपको पता होगा बांग्लादेश के अंदर जो है वो सत्ता परिवर्तित हो गई है, और वहाँ की जो निवर्तमान जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थी वो वहाँ से रातों रात भाग गई थी, है ना, देश छोड़ के निकल गई। और वहाँ पर क्या हुआ, जो स्टूडेंट जो थे उन्होंने मूवमेंट किया, और उन्हीं का जो प्रतिनिधित्व करते हुए शासन चल रहा है। और यूनुस खान वही हैं जो ग्रामीण बैंक वाला कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। यूनुस खान जो है वो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री पद के जितने भी कर्तव्य हैं वो उनका निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो इनका ही चलो इंटरनल मैटर है। हमारे लिए क्या जो बात है पढ़ने वाली वो है कि भाई बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। एक मिनट, ये देखो आप, ये रहा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया इससे कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है ये है वो चिकन कॉरिडोर। ठीक है, अब इस चिकन कॉरिडोर में आप देखिए, ऊपर तो नेपाल, इधर बांग्लादेश, ठीक है, और इधर भूटान, यहाँ चीन। तो ये एरिया अगर कल को ब्लॉक कर दें ऐसे, तो जो ये पूरा उत्तर पूर्व भारत का जो क्षेत्र है, हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, उससे कनेक्शन कटने इसमें ग्राउंड लेवल पे कनेक्शन कट सकता है। ठीक है, तो उसी लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे रखती है ताकि ये हमें अपने पोर्ट एक्सेस करने दे। और एक देखो यहाँ से घूम के जाना ऐसे, और एक यहाँ से सीधा आपका डायरेक्ट यहाँ चले जाना, सॉरी यहाँ इसके थ्रू त्रिपुरा, क्योंकि तो चिटगांव तो उस तरफ बांग्लादेश का आगे ना। ठीक है, त्रिपुरा वगैरह इनके पोर्ट यूज़ करके अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सामरिक क्षेत्र भी से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश हमेशा आपको क्या है कि जो आप कि किसी भी अगर अपन IR में पढ़ते हैं कि भाई जो भी देश है उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, या वहाँ का अगर किसी प्रकार का उठापटक मचती है तो उसका प्रभाव हमारे देश पे भी या पड़ोसी देश पे भी पड़ता है। अब हमारे देश के अंदर देखो क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ हम गिरे पड़े हैं। पाकिस्तान के हालात सबको पता ही है क्या हो रखे हैं वहाँ पर। अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान वाला जो केस चल रहा है, तो उद्वेलन उस देश के अंदर भी है, इधर बांग्लादेश के अंदर हो ही गया है। ठीक है, म्यांमार के अंदर आपको पता है कूप हो ही गया है, क्योंकि ये स्टेट्स हमारी यहाँ जुड़ती हैं। नेपाल के अंदर रिसेंटली इन दिनों चल ही रहा है कि राजा को वापस लेके आओ, तो ये भी अशांत क्षेत्र है। श्रीलंका का भी आपको पता ही है, ठीक है, क्या हालात हुए थे, है ना। तो जो क्षेत्र हमारे चारों तरफ से हमें, और चीन तो आपको पता ही है हमारे साथ वैसे ही पंगे रखता है। ठीक है, तो जो जो क्षेत्र जैसे जैसे हमारे
जो पड़ोसी हैं वो अगर इस तरीके से शांत नहीं होंगे, अगर हम जिस तरीके से हमारे पड़ोस के अंदर कोई शराब पी के लड़ाई दंगे कर रहा है तो पूरे मोहल्ले के अंदर अशांति रहती है, उसी प्रकार अगर पड़ोस अशांत रहेगा तो क्या होगा, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, यहाँ से लोग भाग भाग के इस तरफ आएंगे, शरणार्थी के तौर पर नेपाल से भी आ जाएंगे। ऑलरेडी हम ओवर क्राउडेड रहते हैं और ये और लोग आएंगे तो क्या होगा, और जनसंख्या आएगी तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो भारत के जो मूल निवासी हैं उनके संसाधनों पर उनको संसाधनों के आवंटन या संसाधनों पर दबाव पड़ने की वजह से कंपटीशन और बढ़ेगा, है ना। और वैसे भी भारत अभी क्या है, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो इसलिए क्या है, नेपाल का जो स्ट्रेटजी है, नेपाल की जो स्थिति है उसका हमारे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। ठीक है, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भारत की क्या निहितार्थ हैं। एक तो सुरक्षा के हिसाब से सीमा का प्रबंधन होना चाहिए। कट्टरपंथ अगर वहाँ पर जो होता है तो उसका प्रसार होगा। जैसे वहाँ हिंदू मंदिरों को जलाया गया था, ठीक है, और बहुत सारे जो अल्पसंख्यक थे उन पर जो आक्रमण किया गया था, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना। घुसपैठ बढ़ेगी, वहाँ से लोग बांग्लादेशी भाग भाग के इस तरफ आएंगे। द्विपक्षीय संबंध है, भारत के जो राजनीतिक बदलाव से भारत और बांग्लादेश के अंदर जो संबंधों का जो असर है उस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अब चीन की तरफ ये ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है, और चीन इनको क्या कर रहा है, इंडिया को घेरने के लिए एक तरीके से इनके रिसोर्सेज और इनका जो लैंड पोजीशन है उसको यूज़ करेगा कि भाई अगर मान लो चीन यहाँ पोर्ट बना लेता है, मान लो, ठीक है, तो ये कलकत्ता वगैरह, ये उड़ीसा, ये हमारे पोर्ट तो सारे इस तरफ हैं, है ना, इन सबको चीन की क्या है, नज़र रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भू राजनीति, जो जियो स्ट्रेटेजिकली जो चेंजेस होते हैं वो होंगे ही। भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पर डेवलपमेंट में, उसको खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, भारत को सतर्क रहना चाहिए और अपनी रणनीति समायोजित करने की ज़रूरत है। समायोजित यानी मतलब जो जैसी माहौल है उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है कि सड़क सुरक्षा जो होती है ना, मतलब सड़क के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी से उनको टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है और इस वजह से क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर वो हॉस्पिटल उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए तो वो उनके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, और घायल वगैरह तो चलो देखो टाइम के बाद ठीक हो ही जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। अब क्या है, गोल्डन आवर में अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसको पहुंचाने के लिए कौन लेके जाएगा, तो आसपास के लोग जो रोड पे चल रहे हैं वो उन्हें लेके जाते हैं हॉस्पिटल लेके जाते थे। तो पहले तो क्या होता था, पुलिस वगैरह पूछती थी कि भाई, तो लोग डरते हुए किसी को लेके ही नहीं जाते थे। अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंजेस करे तो लोग लेके जाना शुरू हुए। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के टाइम पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि भाई 5,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप किसी राहगीर को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हो तो, ठीक है, सम्मान के तौर पर। इसको शायद 10,000 रुपये कर दिया गया था बाद में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप देख लेना। ठीक है, और अब क्या है कि उसके बाद उसको जमा तो करा दिया वहाँ पर, मतलब भर्ती तो करवा दिया। उसके बाद क्या है कि उसका इलाज हो रहा है ट्रॉमा सेंटर के अंदर या हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि भैया इसके इलाज पे पैसे लगेंगे। उसके घर वाले मान लो आ रहे हैं, शाम तक पहुँचेंगे या 2 घंटे में पहुँचेंगे, तब तक ट्रीटमेंट पे 5-10 हज़ार रुपये लग गए। तो जो राहगीर है वो उठा के नहीं लेके जा रहा, वो कहेगा कि भाई मैं क्यों करूँ, मैं तो इसको जानता ही नहीं, मेरे को ये सज़ा मिली है क्या कि मैंने कोई भलाई का काम कर दिया तो मेरी जेब से पैसे लगाओ, है ना। आगे ही पैसों की तंगी चल रही है। तो इसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि भाई ये जो इलाज है ना इसको कैशलेस कर दो। मतलब कैसे कर दो कि भाई आप क्या है, हॉस्पिटल को बोलो कि हॉस्पिटल इसका इलाज तो कर दे, ठीक है, अपने मेडिकल स्टोर से दवाई वगैरह दे दे, पैसे ना तो जो साथ लेके गए उससे ले ना पेशेंट से ले, ठीक है। इसका बाद में जैसे भी भुगतान होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करती है किसी स्कीम के थ्रू या उनसे खुद से लेना है तो वो आप स्कीम के हिसाब से बाद में देख सकते हैं। लेकिन इसको इलाज मत रोको ताकि बंदा मरे नहीं, है ना, बंदा मरे नहीं, ठीक है, मृत्यु नहीं हो उस बंदे की, ताकि उसकी जान बचे। मेन टारगेट अपना यही है। तो ये इसमें बोला गया है कि अगर आप जो एक्सीडेंट वगैरह सड़क सुरक्षा सप्ताह में कुछ सड़क सुरक्षा की जो दुर्घटना होती है उसके अंतर्गत अगर कुछ होता है तो उसको इलाज को कैशलेस किया जाना चाहिए। तो उसमें मतलब मृत्यु जो दर है उसमें कमी आएगी। अब कैशलेस इलाज कैसे हो सकता है, आयुष्मान भारत योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है उसके थ्रू हो सकता है। राजस्थान में महा योजना चल रही है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है, जो पहले चिरंजीवी योजना के नाम से मानी जाती थी, जिसमें कितना है 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलता है। इसमें तो मिलता है 5 लाख का, ठीक है। अब एक बार ये आरोग्य योजना और पढ़ लेते हैं अगर आई गई है तो, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना क्या है, 23 सितंबर 2018 को इसको लागू किया गया। ये इसके उद्देश्य हैं, गरीब और कमज़ोर आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। कैसी, कैशलेस, ठीक है।
रिसेंटली अब इसके लाभार्थी कौन है, जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इसके लाभार्थियों का चयन किया जाता है। ठीक है, बाकी ये आप फैक्ट्स हैं, ये देख लेना। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अभी रिसेंटली क्या करा है अभी बजट के बाद कि 70 वर्ष के अधिक आयु के जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, उनकी कोई भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो, भले वो करोड़पति हो अरबपति हो, तो भी वो इस स्कीम के भागीदार होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है रिसेंटली जो चेंज हुआ है। ठीक है, और सभी जो भी इसका जो लाभार्थी है उसको प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट के अलावा उसको जो इसमें पोर्टेबिलिटी भी है, मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल ए में इलाज करवा रहे हो और इससे आप दूसरे हॉस्पिटल बी में जाना चाहते हो, उसी शहर में या दूसरे शहर में, तो आपका ट्रीटमेंट उसी तरीके से कैशलेस ही चलेगा। ये इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है, और रिसेंटली ये चेंज हुआ है, ये आप बहुत ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। ठीक है, ये कैशलेस, पोर्टेबिलिटी और बहुत बड़े लेवल पर इसका कवरेज है। ठीक है, भर्ती होने से पहले और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक की दवाइयाँ वगैरह सब इसमें शामिल करी गई है। अच्छा, इसमें कोई क्या है कि परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि मान लो कि महिला है तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आकार कितना ही बड़ा हो, जनरली 5 का माना जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, आकार वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया गया है कि प्रति परिवार मिलेगा, प्रति परिवार में भले 10 बंदे हों चाहे 2 बंदे हों। ठीक है, और जो पहले से मौजूद बीमारी हैं वो पहले दिन से ही कवर की जाती हैं। इस स्कीम को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो नेशनल लेवल पे कर रहा है नेशनल हेल्थ एजेंसी अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्तर पर स्टेट अथॉरिटीज़ करती हैं। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर इसका ये है। पात्रता की जांच अगर आपको करनी है तो PMJAY की PMJ के साइट पर जाके आप अपनी जो है वो पात्रता जांच कर सकते हैं कि भी आप एलिजिबल हो कि नहीं। आपको फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं अप्लाई करना पड़ता। इसके अंदर अगर आप आ रहे हो ना SCC 2011 के अंदर, तो आपका उस वेबसाइट पे जाके देखो, आपका नाम अपने आप ही होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगी स्कीम की बेनिफिट्स। ठीक है, तो अगर आप, आज का लेक्चर यहीं तक है, और अगर आपको ये कंटेंट सही है, पसंद आ रहा है और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कोई अगर आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सजेशन जो हैं वो मेंशन करें, ताकि आप फर्दर जो वीडियोज़ आएंगे उनमें चेंजेस आएंगे। जैसे लास्ट वीडियो के मैंने हैंड रिटन बनाया था, अब ये स्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको और ही अच्छी स्लाइड्स मिलेंगी अगर आप अच्छा रिव्यू दोगे और अपने जो सजेशन दोगे। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड फॉरवर्ड करें। ठीक है, ताकि चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो जो अफोर्ड नहीं कर पाते पेएबल कोचिंग्स। ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। थैंक यू।